जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट में। दोस्तों लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर सेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पी हरीश, निपेंद्र मिश्रा, राजीव कुमार, अमिताभ कांत। दोस्तों इसका सही उत्तर है पी हरीश। दोस्तों पी हरीश को हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में ये जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अब दोस्तों बात आई है संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? तो आप लोगों ने सुना होगा, ये है यूनाइटेड नेशन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। अब यूनाइटेड नेशन की बात क्यों आई है? दोस्तों जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद इतनी अस्थिरता फैल गई थी पूरे विश्व में, तो आपस में एकजुट रहने के लिए सभी लोगों ने सोचा संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए। अब इसमें जो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। 193 कंट्री है जो इसमें अभी शामिल है। अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में। देखिए वर्ल्ड जो वार हुआ था फर्स्ट और सेकेंड, उसके बीच का देखिए गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री इस पे एग्री नहीं हो रहे थे। फाइनली 1945 में सब एग्री हुए और यूनाइटेड नेशन को एक रूप दिया, जिसमें अभी वर्तमान में 193 ऐसे देश हैं जो शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, 3, 4, 5, 6। तो आपको अभी ध्यान रखना है, रामसर साइट्स में अभी 3 नए स्टेज को शामिल कर लिया गया। अब देखिए रामसर साइट क्या है, इस पर हम लोग एक बार नज़र देखते हैं। देखिए वर्तमान में हमने बताया जो ऐड करने से पहले कितने थे, तो 82 थे। वर्तमान में ऐड कितना हुआ, तो 3, टोटल कितना हो गया 85। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रामसर साइट्स वर्तमान में भारत के परिप्रेक्ष्य में कितने हैं, तो 85 है। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 जो ऐड हुए हैं लेटेस्ट है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है नंज नारायण पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों है तमिलनाडु में। ठीक है, अब एक और मध्य प्रदेश का जो ऐड हुआ है वो तवा जलाशय, इनको इस लिस्ट में जोड़ा गया। अब देखिए जब रामसर साइट्स की बात आती है तो एक्चुअली ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अभी वर्तमान में भारत में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र यादव वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री है भारत का। अब रामसर साइट की बात आई है तो इससे क्या रिलेशन है, कब से मनाया जाता है, इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब से? 1971 से। आर्द्रभूमि का मतलब है, आपने सुना होगा वेटलैंड। ठीक है दोस्तों, वेटलैंड एक्चुअल में क्या होता है? एक नमी या कोई दलदली वाला एरिया होता है, भूमि होता है इसकी। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, वेटलैंड का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम लोग आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहते हैं। दरअसल वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र है जहां भरपूर नमी पाई जाती है। अब इसके कई लाभ भी हैं, जैसे आप देखेंगे ये जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखेंगे पूरे वर्ष भर आंशिक रूप से ये जल से भरा होता है। अब इसका नाम रामसर क्यों है? जब हम बात कर रहे हैं आर्द्रभूमि की, वेटलैंड की, तो हम इसका नाम रामसर क्यों? तो इसका इतिहास रहा है। एक्चुअली रामसर एक ईरान का शहर है जिसका नाम है रामसर। वहां पे 1971 में आयोजित किया गया था एक सम्मेलन। जब तब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो आर्द्रभूमि है, पूरे विश्व में जितने भी आर्द्रभूमि है उसका संरक्षण करना जरूरी है। तो एक्चुअल में ये जो सिचुएशन बना था, ये जिस शहर में इसकी घोषणा की गई थी और जहां पे ये सम्मेलन हुआ था, उस शहर का नाम ही था रामसर, इसलिए हम लोग इसको रामसर साइट्स बोलते हैं। बेसिकली ये आर्द्रभूमि या वेटलैंड से रिलेटेड है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके लिए, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कठिन हिंदी है, प्रवर्तन निदेशालय। एक्चुअली इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार शॉर्ट में, न्यूज में ईडी का रेड पड़ गया, ईडी आ गया, ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअली यही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है दोस्तों, बेसिकली अभी जो नए बने हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना, राहुल नवीन है। और ये जो इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 को। ठीक है, अब इसका क्या काम है? बेसिकली इसका काम ये होता है कि जैसे आर्थिक अपराध कोई करता है, कोई इकोनॉमिक अपराध करता है
या कोई विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में कोई उल्लंघन करता है तो ईडी उस पर छापा मारता है और उस पर कार्रवाई करता है। एक प्रकार का खुफिया एजेंसी है, आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज याद रखना है आपको कि अभी वर्तमान में जो कौन है इसके हेड है, तो राहुल नवीन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, ब्रेडली, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार, मॉर्ने मॉकल। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मॉर्ने मॉकल को हाल ही में नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया। अब गेंदबाजी की बात आई तो हेड कोच की बात है, तो हेड कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा? चार ऑप्शन है, थाईलैंड, भारत, मलेशिया एंड चीन। एक्चुअली में जो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत इसका सम्मेलन तो कर रहा है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थीम जरूर याद रखना है। इसका थीम ये है कि सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। एक्चुअल में देखिए क्या है, हम लोग जो इंडिया है क्या है, विकसित कंट्री, हम लोग विकासशील है। एक्चुअली हम लोग डेवलप्ड नहीं है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, यानी हम लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे उस क्षेत्र में जा रहे हैं। डेवलप्ड कौन है? जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब डेवलप्ड है, रसिया हो गया, तो हम लोग उस क्षेत्र में, तो जितने भी विकासशील कंट्री हैं वो लोग आपस में क्या क्या अपनी चिंताओं को, अपने हितों को आपस में विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच तैयार किया। अब इसी मंच का नाम दिया गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, ये इस बार कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कोरोना के बाद से कंटिन्यू ये वर्चुअल रूप में भी हो रहा है और इस साल भी वर्चुअल ही रूप में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 78वें स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है, यानी थीम क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कल हम लोगों ने 15 अगस्त यानी 78 इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है इसका जो एक्चुअल में थीम क्या है। तो हमारा एक्चुअल थीम है विकसित भारत, भारत को विकसित बनाना हमारा थीम है। एक्चुअली प्रेजेंट में हम लोग डेवलपिंग है, यानी हम लोग डेवलप्ड अभी नहीं है, माना जाता है भारत अभी भी विकासशील है। तो याद रखना है आपको 2047 तक, कब तक, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, कब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है 2047 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को यानी आज के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ये जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है इसका क्या नाम दिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका नाम दिया गया है EOS-3। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखें। यान यानी इसका जो यान है वो किस यान से लॉन्च किया गया है? SSLV-D3 से, लेकिन इस जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है उसका नाम क्या है? वो है EOS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका चार ऑप्शन आपके सामने, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की भावना को पुनर्जीवित किया। कब किया? जो अभी 15 अगस्त में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के रूप में जो दिया। साथ ही साथ उन्होंने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी भारत की आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला। अब दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक उन्होंने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए उनका जो लेक्चर था, उनका जो भाषण था बहुत लंबा था, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय, आप लोग ने सुना होगा कि जो बख्तियार खिलजी थे, एक तुर्की शासक थे, कौन थे? बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया था। देखिए माना ऐसा जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय के पास इतनी पुस्तकें थी कि उनको अगर जलाने के बाद 3 मंथ तक वो विश्वविद्यालय जलता रहा। मतलब इतनी किताबें थी कि पूरा विश्व 3 मंथ तक कंटिन्यू पढ़ सकता था, उसको उन्होंने जला दिया था। तो उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश किया जा रहा है, अच्छा प्रयास है। अब बात करते हैं
ओलंपिक की, तो हाल ही में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में ओलंपिक कहाँ कंप्लीट हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखिए साथ ही साथ इससे पिछला हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो 2020 का, लेकिन कोरोना की वजह से उसका जो आयोजन हुआ 2021 में हुआ था। ठीक है, उसमें भारत ने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीता था, उसमें 1 गोल्ड भी शामिल था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा में। लेकिन अभी जो हुआ पेरिस में हुआ 2024 में, यानी हर 4 साल के बाद हो रहा है। इसमें भारत ने पिछले साल की तुलना में 1 कम जीता। वो कितना? इस बार कोई भी गोल्ड भारत के नाम नहीं रहा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा 2028, ये भी हम लोगों ने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में। कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पे है? तो यूएसए में। अब नेक्स्ट कहाँ पे होगा? तो अब 2032 की बात कर लेते हैं। तो 2032 का जो ओलंपिक होने वाला है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है। कहाँ है? ब्रिस्बेन। ये ब्रिस्बेन है कहाँ पे भाई? तो ये ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद 2036 आता है। 2036 में कहाँ पे होगा अभी तय नहीं हुआ है। इसी की चर्चा पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान स्वतंत्रता दिवस पे किया कि भाई 2036 में हम कोशिश करेंगे ओलंपिक भारत में हो। अच्छा इनिशिएटिव होगा भारत के दृष्टिकोण से। आप देखो, हमने आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया। 2020 में कहा हुआ टोक्यो में, 24 में जो प्रेजेंट में पेरिस में हुआ, 2028 में कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस जो कि यूएसए में, एंड 2032 दैट इज ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 36 की बात मोदी जी ने क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहां पे हब आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट बात जब नई दिल्ली की आई है तो इससे काफ़ी क्वेश्चन रिलेट होता है। सबसे पहला जो नई दिल्ली, एक इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी वर्तमान में नई दिल्ली की बात आई है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहाँ पे। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना प्रेजेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कहाँ के? दिल्ली के। सीएम अरविंद केजरीवाल, पता है। अब एक और हिस्टोरिकल क्वेश्चन कि देखिए भारत की राजधानी शुरुआत में कहाँ थी? कोलकाता, लेकिन भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली की नींव तत्कालीन जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने रखी थी। एक्चुअली पहले दरबार हुआ करता था, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान यह घोषणा की गई कि अब जो राजधानी है भारत की वो कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली में किया जाएगा। ये घोषणा की गई थी। देखिए क्वेश्चन में यही फंसते हैं कि जैसे ही पूछा जाता है कि कब ट्रांसफर हुआ, आप लोग 1911 लगा देते। बिल्कुल नहीं, इस समय सिर्फ उद्घोषण किया गया था, बताया गया था कि ऐसा होगा, बट एक्चुअल में हुआ कब था? तो ये डेट आपको याद रखना, 13 फरवरी 1931 को। भारत के उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, जिन्होंने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली की उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? हमने अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, मैं कोई ऑप्शन नहीं देना चाहता हूं, आप बताइए। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।